औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। एस्पायरेंट्स, आपको पता है CSS पॉलिटिकल साइंस का सबसे ज़्यादा मिसअंडरस्टूड फ़िलासफ़र कौन सा है? वो है इल्लामा इकबाल। लोग इन्हें सिर्फ एक शायर समझते हैं, जबकि असल में वो एक रेवोल्यूशनरी पॉलिटिकल थिंकर थे। इकबाल सिर्फ एक ट्रेडिशनल फ़िलासफ़र नहीं थे, बल्कि वो एक्शन, मूवमेंट और मुर्दा जिस्मों में नई रूप फूंकने वाले फ़िलासफ़र थे। तो ये कैसे थे? तो इसको समझने के लिए आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल साइंस का मुस्लिम फ़िलासफ़र का इम्पोर्टेंट फ़िलासफ़र इल्लामा इकबाल। इल्लामा इकबाल एक पॉलिटिकल फ़िलासफ़र है, अभी अक्सर रिपीट होता रहता है। ये रिसेंटली अभी CSS 2023 के पॉलिटिकल साइंस पेपर में आया था क्वेश्चन इस नंबर। वो कहता है कि एक्सपाउंड इकबाल विजन फॉर रेज ऑफ मुस्लिम्स इन साउथ एशिया in the era of colonialism। के दौर में उसने कैसे विजन लाइक वाले विजन ने उसको रेज किया, यानी मुस्लिम को नेशनलिज्म को कैसे रेज किया, उस पर क्वेश्चन आया हुआ है। तो हम इसी को लेके चलेंगे, पूरे क्वेश्चन का इसी को डिस्कस करेंगे, इसको हल करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद तो उसने पास्ट पेपर में पूछा हुआ है, डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ उम्मा बाय इकबाल, कि मुस्लिम उम्मा का जो कंसेप्ट है वो इकबाल ने उसको डिस्कस करें। उसके बाद वो पूछता है कि इकबाल कंसेप्ट ऑफ खुदी यानी सेल्फ रियलाइजेशन, ना कि ईगो। ठीक है, तो इस तरह ये पास्ट पेपर्स में ये सवाल पूछा जाता है। तो बाकी उस फ़िलासफ़र की तरह सबसे पहले हम इल्लामा इकबाल का बैकग्राउंड समझ लें या इसका इंट्रोडक्शन समझ लें, वो डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन, ताकि इससे आपकी MCQs क्लियर हों और आप 20 में से 20 मार्क्स ले सकें। तो सबसे पहले इल्लामा इकबाल 1877 को पैदा हुए और 1938 को उनकी वफ़ात हुई। ठीक हो गया। और उन्होंने अपनी MA फ़िलासफ़ी GCU लाहौर से किया। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बाद वो पूछता है MCQs में कि इल्लामा इकबाल ने अपनी PhD कहाँ से की थी? PhD फ्राम यूनिवर्सिटी ऑफ मुनिच। तो ये बाद पूछता है कि उसने कौन सी यूनिवर्सिटी से की थी। तो आप इसको दो अंडरलाइन कर लें ताकि आपको याद हो जाए। फ्राम जर्मनी, वो बाद का कंट्री पूछता है या फिर वो यूनिवर्सिटी पूछता है, तो आपको दोनों चीज़ों का पता होना चाहिए और आपका एक MCQ का नंबर पूरा हो सकता है। उसके बाद उनकी जो पॉलिटिकल साइंस में जो मेन बुक है, उसने बुक्स तो बहुत ज़्यादा लिखी हैं, जो उनकी मेन बुक है वो है, और इस बुक्स पढ़ने से पहले आप हमें
मोंटेस्क्यू की बुक का नाम बताएं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो अभी हम करते हैं इनकी जो बुक है पॉलिटिकल साइंस का मतलब वो है रिकंस्ट्रक्शंस ऑफ मुस्लिम स्टेट। ये इनकी मशहूर बुक का नाम है। ये नोट 2-3 दफ़ा आप नोट कर लें तो इससे ये आपको याद हो जाएगी। अगर वो पूछता है कि इस्लाम इकबाल की कौन सी किताब है तो आप उसको बताने के अलाउ हो सकें। उसके बाद तो हम सबसे पहले ना इसके जो उसने कहा है कि मुस्लिम्स को कैसे विजन को रेज किया नेशनलिज्म को, तो वो हम डिस्कस करेंगे 3 स्टेप्स में। सबसे पहले होगा मुस्लिम उम्मा। मुस्लिम उम्मा अगर पूछ सकता है कि कंसेप्ट ये क्या है वो आप डिस्कस करें। दूसरा होगा वो खुदी के बारे में, खुदी का पैगाम कैसे दिया। और तीसरा वो होगा इज्तिहाद, इज्तिहाद बाई इकबाल। और ये तीनों उन्होंने पॉइंट्स दिए थे मुस्लिम नेशनलिज्म को बढ़ाने के लिए इन साउथ एशिया। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मुस्लिम उम्मा का कंसेप्ट। मुस्लिम उम्मा थ्योरी के पीछे इसका डिस्कस करते हैं कॉन्टेक्स्ट। इसका कॉन्टेक्स्ट क्या था? मुस्लिम कॉन्टेक्स्ट का थ्योरी ये थी कि मुसलमान थे वो डिवाइडेड थे। इल्लामा इकबाल के दौर में मुसलमान क्या थे? मुस्लिम्स वर डिवाइडेड। जो सबसे पहला जो इशू बनता था वो था सुन्नी शिया एसेक्ट्रा, यानी ये तो थी मज़हब के बुनियाद पे, यानी शिया सुन्नी अहले हदीस वहाबी एसेक्ट्रा। उसके बाद ये बटे हुए थे पर्शियंस, यानी ईरान वाले उनमें बटे हुए थे। ऑटोमन एम्पायर, ऑटोमन कैलेफत कहते हैं और एम्पायर भी कहते हैं, उसको खिलाफत भी कहते हैं, उसमें बटे हुए थे। उसके बाद ये यानी जो सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, ये साथ साथ थे, इसमें बटे हुए थे। यानी मुस्लिम वर्ग डिवाइडेड थे। तो उनके आपस इंटरेस्ट भी आपस में डिफरेंट थे। तो उसके बाद जब साउथ एशिया में भी यही हाल था कि लोग शिया सुन्नी और फिर एक दूसरे के वो कहते हैं इस बात में झगड़ बने हुए थे। तो ये हो गया कंटेक्स्ट। तो वो चाहता था कि मुस्लिम मानों को सबको इकट्ठा करे, यानी गैदर ऑल मुस्लिम्स ऑन वन प्लेटफॉर्म। ये था इसका मकसद था। तो अभी हम डिस्कस करते हैं इसने कैसे एक्सप्लेन किया। तो सबसे पहले इस्लामिक नेशनलिज्म कह लें, इस्लामिक नेशनलिज्म या उम्मत मुहम्मदिया, इस्लामिक नेशनलिज्म या मुस्लिम उम्मा का कॉन्टेक्स्ट आपको समझ आ गया। अभी हम डिस्कस करते हैं मुस्लिम उम्मा। वो कहता है कि देयर आर 2 एलिमेंट्स which unite Muslims, 2 things which unites, यानी जोड़ती हैं, यूनाइट मुस्लिम्स। कौन सी हैं? सबसे पहली है वो है वननेस ऑफ अल्लाह, कि कोई और खुदा नहीं है, सिर्फ अल्लाह ताला ही खुदा है। इर्रेस्पेक्टेड ऑफ एथनिसिटी, कलर, टेरिटरी, जहाँ मर्जी मुसलमान है ना, तो वो उसके जो चीज़ें वो पहले के नवाने सा वाला ही नहीं, अल्लाह एक है। और दूसरी जो चीज़ है वो है
बिलीव इन प्रॉफिट, पी बड़ा है, प्रॉफिट है, मोहम्मद है, प्रॉफिट हुड ऑफ मोहम्मद। वो कहता है कि देयर आर गुड और बैड मुस्लिम्स, कि अच्छे बुरे मुस्लिम्स होते हैं, लेकिन दीज आर कॉमन मुस्लिम, जो दोनों में कॉमन चीज़ है वो यही है कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल, अल्लाह एक है और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। ये दोनों चीज़ें उनको आपस में जोड़ती है। तो इसलिए ये दोनों ईमान की वो कहते हैं इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं। उसके बाद अदर आइडेंटिटीज भी हैं, फॉर एग्जाम्पल्स आइडेंटिटीज जैसे इथनिसिटीज, इथनिक सिटीज़ हो गई। उसके बाद कलर, नेशंस, लैंग्वेजेस, कल्चर। कहता है ये तमाम चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन जो दो कॉमन चीज़ें हैं ना सब में सेम है, वो है वन सवल्ला प्रॉफिट। इसलिए तो इनको सब को ना चाहिए कि वो एक ने अंडर आ जाएं, मुस्लिम उम्मा के अंडर आ जाएं, सबको चाहिए कि सब इकट्ठे हो जाएं। ईच मुस्लिम connected with other Muslim as those two elements but different ethnic languages, culture, ethnicities and countries। तो यही चीज़ है जो आपस इनको जोड़ती है, वो है मुस्लिम उम्मा के लिए है कि इन दो चीज़ों को समझते हुए मुझे आपस में एक जगह इकट्ठे हो जाएं और अपनी वो इकट्ठी अपनी पॉलिटिकल विल के लिए, लिबर्टी के लिए कोशिश करें। पॉलिटिकल विल, पॉलिटिकल लिबर्टी ऑफ मुस्लिम्स। कि अगर आप ये जो अंग्रेज़ों की पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, डिवाइड एंड रूल, तो इसके खिलाफ इमाम इकबाल ने थ्योरी दी थी कि मुस्लिम उम्मा कि इनको चाहिए कि आपस में जो दूसरे अदर फैक्टर्स उनको इग्नोर करते हुए मुसलमान के यदि जो दो मेन पार्ट्स ऑफ फेथ हैं उनको रखते हुए आपस में इकट्ठे हो जाए, इकट्ठे हो जाए, टुगेदर, एक जगह इकट्ठे हो जाएं। ये होगी मुस्लिम उम्मा का कंसेप्ट। इसके बारे में एक शेर नोट कर लें, अगर आप लिखेंगे उर्दू में तो ये इनिशियली आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, तो ये नोट कर लें। अपनी मिल्लत पर क्यास कहते हैं मुकाबला, क्यास अक़वाम में मगरिब से ना कर, ख़ास है तरतीब में कौम रसूल हाशमी। तो ये शेर उम्मत क्या कहते हैं मुस्लिम उम्मा के लिए था। उसके बाद वो कहता है कि सब इकट्ठे हो जाएंगे, लेकिन इनमें खुद ही नहीं है। उसके बाद कंसेप्ट देता है खुद ही। तो खुद ही को डिस्कस करने से पहले इसका कॉन्टेक्स्ट में ऑन करते हैं आप कॉन्टेक्स्ट बिहाइंड थ्योरी ऑफ खुदी। इसमें सबसे पहले डिस्कस करता है कि पॉलिटिकल डिक्लाइन ऑफ मुस्लिम्स, पॉलिटिकल डिक्लाइन
ऑफ मुस्लिम्स कि मुस्लिम्स लॉस्ट पॉलिटिकल पावर, यानी मुसलमान जो पहले बड़े सगीर में साउथ एशिया में रूलर्स थे, यानी मालिक थे, हुक्मरान थे, वो अब उसके वो बन चुके थे, यानी हुक्म मानने वाले बन चुके थे, रूलर्स ये बन चुके थे, रूलर्स ट्रू रूल्ड, यानी ये अब हुक्म मानने वाले बन चुके थे। उसके बाद और जो मुस्लिम जो अफ्रीका था, ये जिधर भी थे वो सारे वो जो मुस्लिम लैंड्स थी वो कॉलोनाइज कर चुके थे, यानी कॉलोनियल रूल डोमिनेटेड मुस्लिम लैंड्स। और मुस्लिम उसके बाद जो वो थी ओटोमन एम्पायर थी, वो भी गिरावट का शिकार थी, यानी ओटोमन खिलाफत वाज आल्सो कोलैप्सिंग, यानी वो भी गिरावट का शिकार थी। उसके बाद वो कहता है कि दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा फैक्टर है, वो था साइकोलॉजिकल स्लेवरी, कि जो कॉलोनाइजेशन की वजह से साइकोलॉजिकल स्लेवरी कि लोग वो थे वेस्टर्न कल्चर को यानी बड़ी खुशी के साथ, यानी बड़ी आसानी के साथ एक्सेप्ट कर रहे थे। उसके बाद इनफियोरिटी, यानी इन के लोगों में था कि हमारी जो है कम तर हैं, इनफियोरिटी कम्प्लेक्स इन मुसलमानों समझते थे कि हम जो गोरे हैं उनसे कम समझदार हैं, कम खूबसूरत हैं, कम अकल हमें कम अकल है, हमारी कम तालीम है, लेकिन वो तो अपने उल्मा थे। तो ये इनफियोरिटी कन्फ्लेक्स को कहते हैं, वो पैदा हो चुका था, कम्प्लेक्स पैदा कर चुके थे। उसके बाद जो ये मुस्लिम सिविलाइजेशन की जो वैल्यूज़ थी उनसे ये इनकारी हो रहे थे, यानी वो वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे थे, अडॉप्टिंग वेस्टर्न कल्चर एंड लिविंग, यानी छोड़ रहे थे, लिविंग लेस, यानी प्राइड उन पर लेस प्राइड इन मुस्लिम इस्लामिक सिविलाइजेशन, कि वो इस्लामिक सिविलाइजेशन से वो उसमें काम वो करते थे, यानी अगर एक बंदा पैंट शर्ट पहने हुई है तो वो अपने आप को कहता था कि मैं तुमसे बेहतर हूँ क्योंकि मैंने पैंट शर्ट पहनी है। अगर किसी ने वो मस्जिद की टॉपिक, यानी वो सर पे उसने वो संभाला हुआ, क्या कहते हैं, पगड़ी बांधी हुई है, तो उसके कहते थे कि ये उसने वो गलत किया, यानी ये पेंडू है। तो यानी वो अपने आप को वेस्टर्न कल्चर को प्रमोट कर रहे थे और ये इस्लामिक सिविलाइजेशन से दूर जा रहे थे। तो इसके बारे में इल्हाम इकबाल लिखते हैं, द ग्रेटेस्ट डेंजर टू मुस्लिम्स is not foreign rule but the slavery of minds, कि नहीं उनके रूल फॉरेन रूल का उनको खतरा नहीं है, ग्रेटेस्ट खतरा नहीं है, बल्कि जो स्लेवरी ऑफ माइंड है वो बड़ा खतरा था। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है वो बताता है, वो कहता है क्राइसिस ऑफ मुस्लिम्स इन ब्रिटिश इंडिया, क्राइसिस ऑफ मुस्लिम्स इन ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया क्यों है कि जब ब्रिटिश इंडिया लाया था वो तो लाया थे डेमोक्रेसी, जो उनके अपने उसमें थी। तो डेमोक्रेसी इज इक्वल टू रूल ऑफ मेजोरिटी, रूल ऑफ मेजोरिटी। लेकिन उस वक्त मुस्लिम क्या थे वो मिनोरिटी में थे।
जिसकी वजह से मुस्लिम फेस्ड पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन, फेस्ड पॉलिटिकल मार्जिन, वो पॉलिटिकली साइडलाइन हो रहे थे, पॉलिटिकली मार्जिनलाइजेशन, मार्जिनलाइजेशन। तो इसलिए इलामा इकबाल ने कहा था कि तुम अपने आप को नहीं, खुद ही, यानी वो ज़हनी तौर पे भी गुलाम थे और वो उनकी जो पावर थी वो भी कम हो चुकी थी, तो वो अपने आप को ना वो समझते थे, इन्फीरियर समझते थे। तो इसलिए इलामा इकबाल ने कंसेप्ट ऑफ खुद ही दिया था। अब हम डिस्कस करते हैं खुद ही क्या है। थ्योरी ऑफ खुद ही। बाज तलबा खुद ही को सिर्फ वो समझते हैं, ईगो समझ लेते हैं, जो बिल्कुल गलत है। बल्कि खुद ही, इसका वो कहता है खुद ही इज नॉट इज इक्वल टू ईगो, बट खुद ही इज इक्वल टू सेल्फ रियलाइजेशन प्लस मॉरल ऑटोनॉमी। तो इसके लिए वो कहता है कि खुद ही को समझने के लिए, खुद ही जो अपने आप से कौन खुद होगा, वो कहता है कि अल्लाह ताला ने बहुत से पूरी यूनिवर्स को पैदा किया, ठीक है, और उसने हर एक पावर, क्रिएटेड एवरी पावर, हर पावर को पैदा किया। अल्लाह पावर इज अनलिमिटेड, वो चाहता है जो भी कर सकता था, लेकिन उसने, वो कहता है, इंसान, जिन, जानवर, मछलियाँ, जो कुछ इस कायनात में है सब कुछ पैदा किया, लेकिन उसने इंसान को क्या नाम दिया है? ह्यूमन एज इक्वल टू अशरफुल मखलूकात, यानी ये इंसान है, ये इन तमाम जो मखलूक़ात की है उनमें सबसे अफजल है। तो इसको वो कहता है कि अल्लाह, इंसान डिप्टी ऑफ, अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा कि मैं अपना डिप्टी बना रहा हूँ, डिप्टी ऑफ अल्लाह ने फरिश्तों से कहा। उसके बाद फरिश्तों ने इंसान को सजदा किया है, तो इंसान इतनी अच्छी मखलूक़ात है। तो जब वो, उसके बाद वो कहता है अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत ज़्यादा पावर दी है, लेकिन वो उसको समझता, रियलाइज़ नहीं करता, अंडर एस्टिमेट नहीं करता, वो अपनी जो पावर उसको अंडर एस्टिमेट करता है, अंडर एस्टिमेट हिज एबिलिटीज, पावर्स एंड डिप्टी ऑफ गॉड, यानी वो खुदा का नायब है, इसको वो उसको बोलता, अंडर एस्टिमेट करता है कि इसके पास क्या क्या पावर्स हैं। ठीक हो गया। तो सबसे पहले जो वो कहता है कि खुद ही वाला कौन होगा, तो उसकी डेफिनेशन करता है अल्लामा इकबाल, ए ह्यूमन बीइंग, जो खुद का रियलाइजेशन करता है, ह्यूमन बीइंग रियलाइज his abilities and potential powers how much he has worth and duty to Allah, that
realization of human being is called खुदी। ये उसने बता दिया कि खुद ही ये चीज़ है। जब वो अपनी एबिलिटीज़ को लगाएगा तो जब वो कहता है कि जब हम पास्ट को अपने देखेंगे, हम हुकूमत करते थे तो हमारे पास ये पावर्स थी, हम इतने दलेर थे, तो फिर जब उसमें पावर जाएगी तो अब वो कहता है कि इंसान में जो हर बंदा अपने आप को सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ जाना चाहता है, लेकिन उसका मेथड क्या है? उसका मेथड बताता है कि उसके दो मेथड हैं। नंबर 1 है फ़क्र। फ़क्र क्या है? वो कहता है जब आप जो मटेरियल थिंग्स का इनकार करना शुरू कर देंगे, डिनाई एवरी मटेरियल थिंग, नॉट लस्ट फॉर मटेरियल थिंग, यानी आपस में उसकी वो जो मटेरियल दुनिया की जो भी चीज़ उससे उसको उसकी लालच नहीं होगा। एवरी ह्यूमन हैज़ अर्ज फॉर मटेरियल थिंग्स, कंट्रोल योर विशेज व्हेन यू आर पावरफुल। जब आप पावरफुल हो जाएंगे, जब अगर आप पावरफुल बनना चाहते हैं तो फिर आपको जो अपनी विशेज हैं इनको कंट्रोल करना होगा। उसके बाद तीसरा वो कहता है कि रिलाइज नायब ऑफ अल्लाह, अपने आप को अल्लाह का नायब समझना होगा। और जो उसकी पावर, जब वो अपने आप को अल्लाह का नायब समझेगा तो वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील करेगा। स्ट्रॉन्ग फील करेगा तो वो उसकी जो शैतानिक पावर्स हैं वो कम हो जाएंगी। उस पर जो डेवल्स पावर हैं, डेवल पावर्स डिक्रीज हो जाएंगी। और उसके बाद वो क्या करेगा? उसके बाद वो वंडर्स क्रिएट कर सकेगा। क्योंकि वो जब भी किसी बंदे ने वो कहता है कि अपने आप को कोई हैरान काम किया तो सबसे पहले उसने आपको इस दुनिया की जो उससे है वो कम किया है, अपने आप को उससे अलहदा किया है, मटेरियल थिंग्स से अलहदा किया है। तो इलामी इकबाल में यही कह रहा है कि अपने आप को मटेरियल थिंग्स से अलहदा करो। उसके बाद दूसरा जो बताता है वो है इश्क। इश्क क्या है? वो कहता है कि ह्यूमन है गिवन पावर टू कनेक्ट विद अदर्स एंड अल्लाह विद इनर हैज़ पावर, यानी ह्यूमन हैज़ पावर टू कनेक्ट विद अदर्स, दूसरी मखलूक़ात एंड अल्लाह थ्रू हार्ट। सुबह कहता है कि वी कैन अटैच विदाउट वाचिंग एनी हिम, के हम अपने आप को किसी के साथ अटैच कर सकते हैं किसी के साथ देखे बगैर। और ये जो कनेक्शन होता है ये वो कहता है रूह के थ्रू होता है। जो रूह के थ्रू होता है और इसे दिल के थ्रू बन सकता है। पहले इसके लिए वो कहते हैं सोल इस्तेमाल होती है, उसके बाद थ्रू हार्ट, तो हम उसको कनेक्शन क्रिएट करते हैं। उसके बाद वो कहता है कि जब भी तुम्हें आपस में फैसला करना पड़े ना कि किसी बात के लिए, तो आप ना दिल हार्ट वर्सेस ब्रेन, तो आपने हमेशा दिल को अहमियत देनी है, क्योंकि दिल का जो होगा वो उसमें दिल में जो अल्लाह रहता है, तो इसलिए वो कहते हैं कि वो आपके लिए वो बेस्ट डायरेक्शन होगी। अगर आप ब्रेन को लेंगे, ब्रेन में तो शैतान रहता है, तो ये आपके लिए डिस्ट्रक्शन क्रिएट करेगा। तो इसलिए आप जो भी बंदे दिल से फैसला करते हैं वही कारनामे सर अंजाम देते हैं। तो इसके लिए जो कोर्ट वो कहता है कि हज़रत इब्राहीम और नमरूद का वाक़या, जब नमरूद ने हज़रत इब्राहीम को आग में फेंका तो हज़रत इब्राहीम ने बगैर सोचे समझे आग में छलांग लगा दी, क्योंकि उन्होंने दिल से फ़ैसला किया था। अगर दिमाग से सोचते तो वो कहते कि आग है, आग में मैं जल जाऊंगा ये, लेकिन उन्होंने दिल से फ़ैसला किया
और अल्लाह ताला ने उनको महफूज रखा। तो इसलिए इंसान को भी जो फ़ैसला दिल से करना चाहिए, ना कि दिमाग से, जब कोई आपने अच्छे फैसला करना हो। अगर इन दो चीज़ों पर इंसान अमल करता है तो वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ चला जाता है। तो इसके बाद वो कहता है कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के इम्पैक्ट्स क्या होंगे। वो पहले कहता है कि मेंटल डिकनलाइजेशन, मेंटल जो इंसान की, जो वो मुसलमान थे वो मेंटली डी कोलोनाइजेशन की तरफ जाएंगे, यानी वो डीकोलोनाइजेशन की तरफ जाएंगे। उसके बाद वो एंटियल, उसके बाद जो दूसरा वो फ्रैंक होगा वो फाउंडेशन बनाएंगे आज़ादी के लिए, हैं कि उनके दिमाग में बनेंगी फाउंडेशन ऑफ फ्रीडम के, वो फ्रीडम की बात करेंगे कि हम इनसे फ्रीडम कैसे हासिल कर सकते हैं। और तीसरा वो बात करेंगे उसके बाद वो एंटी फेडरलिज्म, उसकी जो वो कल्चर है, यानी जो उससे वो कह रहे थे, वो क्या कहते हैं कि ज़हनी मजबूरी थी, वो उसके खिलाफ हो जाएंगे, एंटी फेडरलिज्म की तरफ जाएंगे। एंटी जो उनकी ज़हनी वो कह रहे थे कि हम मुसलमान से कम और उसके ज़्यादा अंग्रेज़ ज़्यादा बने, तो उसके खिलाफ हो जाएंगे। फिर एंटी फैटरलिज्म, ठीक हो गया। तो ये होगी उसकी थ्योरी ऑफ खुदी। तो अभी हम डिस्कस करते हैं इसका इज्तिहाद का इशू। इज्तिहाद की थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए पहले इसका कंटेक्स्ट देखते हैं। कंटेक्स्ट बिहाइंड इज्तिहाद थ्योरी। वो कहते हैं कि इस्लाम के लोगों ने जो इसमें है वो इस्लाम को इन्होंने सिग्नेटिक लॉ बनाया हुआ है। इस्लाम इज़ नॉट ए स्टैग्नेनिक रिलीजन, बट इन्होंने इसको बनाया हुआ है। उसके बाद दूसरा कहता है कि इसमें जो इन्होंने रास्ते जो हैं क्लोजर ऑफ डोर्स ऑफ इज्तिहाद। इज्तिहाद पहले आपको बता दो इज्तिहाद होता क्या है। इज्तिहाद इज ए, इसको आप नोट कर लें, डेफिनेशन में दो बोलूंगा। इज्तिहाद इज ए कॉर्नरस्टोन ऑफ इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस। इज्तिहाद इज अ cornerstone of Islamic jurisprudence that enable Muslims to adopt for changing circumstances, while remaining faithful to Quran and Hadith। के इस कुरान और हदीस को मद्देनजर रखते हुए जो चेंजिंग इन्वायरमेंट उसके मुताबिक अपने आप को तब्दील करना, यह इत्तेहाद कहलाता है। मतलब इंडिपेंडेंट रीजनिंग। तो ये इसको एक और इसकी वो इसको डायनामिक इंटरप्रिटेशंस ऑफ इस्लामिक टीचिंग इंश्योरिंग दैट देयर रेलिवेंस एंड एप्लीकेबिलिटी इन द मॉडर्न टाइम्स, कि मॉडर्न टाइम्स उसके साथ वो लिंक रहे। उसके बाद इज्तिहाद के पीछे उन्होंने कहा कि जो मिसमैच है इनका आपस में, जो अभी जो है वो मेडियाकल, जो भी मॉडर्न टाइम में चल रहा था इस्लामिक इकबाल के दौर में, जो लॉ था वो था मेडियाकल, यानी जो कुरान वस्ता का वो कानून चल रहा था, मेडियाकल लॉ पे अमल कर रही थी। उसके बाद उन्होंने कहा था तकलीद पे इन पर ज़्यादा जोर था कि जो इस्लाम ने कह दिया वही कह दिया, यानी जो इस्लाम ने पहले उसके ऊपर कोई डिस्कस बहस नहीं कर रहे थे, क्योंकि आजकल दौर में लेटेस्ट उनको चाहिए था, इश्यूज़ थे जो नए थे। बाज़ औक़ात वो कहते हैं नेशन स्टेट का कंसेप्ट आ गया था, इस्लाम में तो नेशन कंसेप्ट था ही नहीं नेशन स्टेट का, तो इसलिए वो इसका इशू आ रहा था। उसके बाद इकनॉमिक इश्यूज़, नए इश्यूज़ आ रहे थे, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम इन्वॉल्व हो रहा था, इकनॉमिक सिस्टम इश्यूज़ आ रहा था। उसके बाद सोशल इश्यूज़ आ रहे थे। तो इसलिए उसके बाद जो लोग था वो थ्योरोक्रेसी थी, थ्योरोक्रेसी का कंसेप्ट था इस्लाम में, लेकिन अभी जो लेटेस्ट जो थी वो डेमोक्रेसी थी।
तो इसलिए वो इस्लामिक इकबाल कहता है कि इन सब को मद्देनजर रखते हुए इस्लामिक इकबाल ने कहा था कि इज्तिहाद को इम्प्लीमेंट किया जाए। वो कहता है कि थ्योरी ऑफ इज्तिहाद एंड पॉलिटिकल सिस्टम एंड डायनामिक पॉलिटिकल सिस्टम। डायनामिक पॉलिटिकल सिस्टम। तो इसका मकसद ये था कि अगर इज्तिहाद पे इम्प्लीमेंट करेंगे तो इसका क्या पहला होगा, जो लाज होंगे वो जो कहते हैं कि वो मेडिवाकल टाइम के नहीं रहेंगे, जो लॉ विल बी अकॉर्डिंग टू नीड्स ऑफ दिस अकॉर्डिंग टू सरकमस्टांसेस कर लें सरकमस्टांसेस, जो हालात होंगे वैसे कानून होंगे अगर वो इस पे ऊपर इज्तिहाद पे अमल करते हैं। ठीक है। दूसरा वो कहता है कि जो लॉ होंगे वो चेंज होते रहेंगे, जैसे जैसे वो कहता है डिनामिक लॉज आएंगे, हैं लॉज आपके चेंज होते रहेंगे, डिनामिक लॉज आएंगे। ये नहीं है कि जो अभी जो फिर ये भी फिर चेंज हो जाएंगे, क्योंकि इस्लाम इज़ द, इसके बारे में कोट लिखता है इस्लाम, ये इस्लामिक इकबाल की किताब में कोट है, इस्लाम इज़ अगेंस्ट यानी मुखालिफ है, अगेंस्ट द स्टैग्नेशन यानी रुकावट, यानी जो एक जगह ठहराव के खिलाफ है। ठीक है, ये उसकी कोट है। उसके बाद डेमोक्रेसी एज ए कलेक्टिव, उसके बाद उसका जो हल बताता है वो कहता है कि जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट एज ए कलेक्टिव इज्तिहाद का मरकज़ बने, इज्तिहाद का मरकज़ बने। ठीक है, का फोरम बन सके। उसके बाद जो वो कहते हैं कि सिर्फ जो मौलवी फैसला करेंगे या मुफ्ती फैसला करेंगे, तो वो जाता है कि जब सब सेल्फ वो कहते हैं कि सेल्फ वो आपस में उनकी खुद ही जाग चुकी होगी, तो फिर वो सब क्या कहते हैं, वो डेमोक्रेसी के मेंबर्स हैं। डेमोक्रेसी आ जाएगी, डेमोक्रेसी इज इक्वल टू कलेक्टिव इज्तिहाद। पार्लियामेंट भी उसमें जो आएगा वो तो पार्लियामेंट जो आएंगे वो तो सब पहले वो कहते हैं कि सेल्फ एक्चुअलाइज होंगे। उसके बाद जो डेमोक्रेसी में भी जो कलेक्टिव इज्तिहाद होगा, जो कि सब लोग भी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से गुजर के हो चुके होंगे, तो इसलिए वो थ्योरी ऑफ इज्तिहाद देता है। तो ये हो गया आपका पॉइंट। आप आज हमने क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले उसने कहा कि उसने कैसे जगाया, तो इसके एक कोट पर नोट कर लें। वो इसकी पहले कोट नोट कर लें। खुदी वाज द रिवाइवल of individual and ijtihad was the revival of system कि इंडिविजुअल को अगर सेल्फ एक्चुअलाइज रिवाइवल करना है तो उसके लिए उसने खुद ही का कंसेप्ट दिया। अगर स्टेट को चलाना है, पॉलिटिकल सिस्टम को चलाना है, उसने वो इज्तिहाद का कंसेप्ट दिया। ये कोटेशन नोट कर लें आप इलामा उसकी बुक की। तो अभी हम करते हैं इस पेपर का क्रिटिसिज्म क्या है, इलामा इकबाल पे क्रिटिसिज्म क्या है। क्रिटिसिज्म तो सबसे पहले है कि इसकी आइडियलिस्टिक अप्रोच है। प्लेटो की तरह इसकी भी आइडियलिस्टिक अप्रोच है कि सब एक्चुअलाइज हो जाएंगे। वो कहते हैं कि सब में खुद ही आ जाएगी, और खुद ही के बाद वो डेमोक्रेसी से फिर पार्लियामेंट में जो लॉज बनेंगे वो सारे वो क्या होंगे,
इज्तिहाद के थ्रू बनेंगे। तो इसकी जो है वो पहली अप्रोच है वो है आइडियलिस्टिक अप्रोच है इसकी, ठीक है। दूसरा जो इसका पॉइंट है वो है ओवर एम्फेसाइज ऑन खुदी, यानी स्पिरिचुअलिटी, नहीं वो आपस में स्पिरिचुअलिटी यानी उसने खुदी पे ज़्यादा बहुत ज़्यादा जोर दिया है। खुदी के थ्रू उसने वो बनाना है, क्या कहना है, इज्तिहाद लाना। इज्तिहाद के थ्रू उसने अपनी स्टेट बनानी है। स्टेट बनानी है तो फिर उसमें जब रजिस्ट्रेशन करनी है, जो कानून बनाने हैं वो खुद ही के ज़रूर बनाने हैं। जो खुद ही किसी की नहीं होगी तो वो कैसे, फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है जो आपके पार्लियामेंट का हिस्सा लेकिन उसमें खुद ही नहीं है, तो फिर वो कैसे कानून साजी करेगा। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है वो है उसका है जो उसने विजन पे फोकस ज़्यादा किया है। विजन इसका बहुत ज़्यादा था, लेकिन इसकी जो उसका कहते हैं प्रैक्टिकलिटी थी, यानी प्रैक्टिकल उसकी इम्प्लीमेंटेशन कम थी। प्रैक्टिकलिबिलिटी वो कम थी, लेस। तो इसके ये थी इसके ऊपर वो 3 क्रिटिसिज्म है। उसके बाद इसकी कोट नोट कर लें। ये इसका ये आपने उसमें लिखनी है, कोट है, इकबाल गेव मुस्लिम विजन यानी विजन दिया उसने, बट नहीं, नॉट रेडीमेड कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं दिया बल्कि एक विजन दिया था। इसने विजन पे काम ज़्यादा किया, लेकिन उसके बाद वो कहते हैं कि वो नहीं दिया। उसके बाद एक क्रिटिसिज्म भी हो गया। तो ये आपका ये कहते हैं कि फिलासफर हो गया। कंक्लूजन की बात करते हैं। कंक्लूजन में हमने सब बताएंगे कि मुसलमान की क्या हालत थी। सबसे पहले वो मुसलमान के वो उनकी आपस में डिवाइडेड थे, सबसे पहले डिवाइडेड थे। फिर इल्हाम इकबाल ने उनको इकट्ठा किया उम्मत मुस्लिम उम्मत के नाम पर। उसके बाद उनकी वो ज़हनी तौर पे वो थे, मरीज़ बने हुए थे, यानी अपने आप को ज़हनी ग़ुलामी थी, सामने आने वाली ग़ुलामी थी। उसके बाद वो उसके ग़ुलाम थे, हुक्मरान से रूलर बने, वो ग़ुलाम बने हुए थे। तो इल्हामा इकबाल ने उन्हें खुद ही पैदा की। उसके बाद उसमें जो उनका पोलिटिकल डेमोक्रेसी चल रही थी उनकी कॉलोनियल पावर की, तो उसके लिए उन्होंने पोलिटिकल सिस्टम दिया गया, इज्तिहाद दिया। यानी मुस्लिम वो कहते हैं उसकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लिए बहुत काम किया, तो उसने पूरा सेटअप दे दिया। ये इसकी कंक्लूजन करेंगे और एंड पे बताएंगे। तो इसके बाद वो एंड पे लिखेंगे आप, इकबाल खुदी empowers the individuals while इज्तिहाद empowers the system. Together they form the backbone of Muslim political revival। तो ये हो गया उसका। तो अगर ये आप इसको अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो ये आपके लिए ये पाकिस्तान अफेयर का क्वेश्चन भी इसका रेडी हो जाता है कि कहते इल्हामा इकबाल ने उनकी कैसे उसकी वो मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा किया, उनकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की, या फिर उनको एक प्लेटफॉर्म पर कैसे इकट्ठा किया। तो ये क्वेश्चन ये इसका आप आंसर देंगे कैसे इकट्ठा किया, फिर ये पूरा स्टेप बताएंगे। तो उसके बाद ये जो पार्ट 2 में आता है मुस्लिम
रेज द मुस्लिम कॉन्शियसनेस इन साउथ एशिया, तो वो उसके बारे में आप बता सकते हैं, ये क्वेश्चन सॉल्व होता है आपका। तो एक क्वेश्चन करने से आपके 2-3 क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। उसके बाद आता है एग्ज़ाम आंसर। एग्ज़ाम आंसर में पहले आप लिखेंगे इंट्रोडक्शन, उसके बाद आप लिखेंगे कॉन्टेक्स्ट, भी कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे। क्या आपने इसमें जब मैंने आपको बताया ना हर एक चीज़ का बताया, लेकिन आप ऐसा नहीं लिखे, आप सबका वो लिखेंगे, कॉन्टेक्स्ट लिख देंगे सबका। उसके बाद उसकी थ्योरी आप खुद ही पहले बताएंगे, मुस्लिम उम्मत इकट्ठी करेंगे, फिर खुद ही को एक्सप्लेन करेंगे, फिर आप उसकी वो क्या कहते हैं इज्तिहाद लिखेंगे। उसके बाद इसके ऊपर क्रिटिसिज्म लिखेंगे और क्रिटिसिज्म के बाद उसके कंक्लूजन कर देंगे। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको 20 में से 15 प्लस मार्क्स दे देगा। तो ये हो गया आज का इल्लामा इकबाल फ़िलासफ़र। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और आप कौन से नेक्स्ट फ़िलासफ़र पर या कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। तो उसके बाद वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। वस्सलाम।